हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह बगोरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग अपना जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बाल विकास। एमपी टेट एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 19 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में वर्ग 3 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग अपना वीडियो लेक्चर जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका सिलेबस सही समय में पूरा हो जाए और हम लोग अपने एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो टॉपिक हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट की थी, और उस 4th यूनिट का नाम था हमारा बुद्धि। हम लोगों ने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था अपना? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये विषय है हमारा। और इस विषय में हम लोग पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे 4th यूनिट, और उसमें हमने स्टार्ट किया था बुद्धि। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लेक्चर में ये समझ चुके थे कि इंट्रोडक्शंस में हमने पढ़ा था कि बुद्धि है क्या। ठीक है, बुद्धि का क्या परिप्रेक्ष्य है हमारे जीवन में, प्राचीन समय में क्या होता था, आज क्या है। और फिर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि आखिर ये बुद्धि शब्द आया किसके दिमाग में सबसे पहले। तो जना हम इससे पहले वाले लेक्चर पे थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं लाइट डालते हैं, यानी प्रकाश डालते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि बुद्धि शब्द हमें किसने दिया था। अगर आपसे कोई पूछे सबसे पहले कि बुद्धि शब्द किसके द्वारा दिया गया था, आप लोगों को बताया था मैंने, गाल्टन के द्वारा। क्लियर, मैंने बताया था आप लोगों को कि गाल्टन के द्वारा बुद्धि शब्द के बारे में हम लोगों को बताया गया था। ठीक है, तो बुद्धि शब्द की अगर व्याख्या या बुद्धि शब्द के बारे में अगर हमसे कोई पूछता है कि बुद्धि शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ये पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्धि शब्द हमारा जो दिया गया था वो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बुद्धि सिद्धांत, सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बुद्धि सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो बुद्धि सिद्धांत में हम लोगों ने एक पॉइंट्स पढ़े थे। जैसे कि सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था एक विमीज एक खंड सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। तो आप लोगों को पता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था द्विखंड या द्विकारक सिद्धांत। बहुत सारे नाम हैं इन सभी चीज़ों के, मैंने प्रॉपरली बताए हैं आप लोगों को। पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, मैं तो सिर्फ जस्ट रिवीजन टाइप ले रहा हूँ कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्पेयरमैन ने दिया। अच्छा, स्पेयरमैन ने जो हमारा ये सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने 2 फैक्टर बताए थे, 2 कारक बताए थे, इसलिए इसे द्विखंड द्विकारक कहते हैं। एक बताया था उन्होंने जनरल फैक्टर, यानी कि साधारण कारक, सामान्य कारक जो सभी में होते हैं। और एक बताए थे उन्होंने विशिष्ट कारक, स्पेशल फैक्टर। ठीक है, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। ठीक है, जहाँ हम लोगों ने जनरल फैक्टर के बारे में जाना था कि जनरल फैक्टर क्या था? एक सामान्य बुद्धि, एक सामान्य तत्व जो सभी में होती है। उस सामान्य बुद्धि में जब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, आईक्यू विकसित होता है, तो बहुत सारी विशेषताएं व्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वो कहलाता है स्पेशल फैक्टर। जैसे कि एक व्यक्ति शिक्षक था, उसने अपने में इम्प्लीमेंट किया, प्लेयर भी बना, वैज्ञानिक भी बना, तो एक बुद्धि थी वो शिक्षक बना। ठीक है, उससे फिर उसके बाद उससे स्पेशल फैक्टर उसके अंदर बहुत सारे आते चले गए। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था, तीसरा पॉइंट, हम नियम सारे पढ़ रहे हैं। एक खंड हो गया, द्विखंड हो गया, फिर त्रिखंड या त्रिकारक, त्रिखंड सिद्धांत, ये त्रिकारक सिद्धांत। तो त्रिखंडीय सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये भी स्पेयरमैन ने दिया था। अब स्पेयरमैन ने इससे पहले द्विकारक भी दिया था। तो वो 2 कारक कौन कौन से 2 कारक? एक तो आपका जनरल फैक्टर, ठीक है, दूसरा आपका स्पेशल फैक्टर, और तीसरा एक और उन्होंने बना दिए इन दोनों में कॉमन ग्रुप फैक्टर, समूह कारक। तो 3 कारक हो गए, इसलिए त्रिखंड सिद्धांत कहलाया। तो किसके द्वारा दिया गया? स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद में चौथा अपन बात करते हैं कि चौथा सिद्धांत दिया गया बहुखंड सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत इसी को कहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? हमें थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर, यानी बुद्धि भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो इनके सिद्धांत को हम लोगों ने किस सिद्धांत के नाम से और जाना था? परमाणु सिद्धांत।
ठीक है, छोटे छोटे रेत के तरीके के टीले हैं, तो बालू सिद्धांत, रेत, है ना, इन सिद्धांतों के नाम से जाना था। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत और हम लोगों ने पढ़ा था, और वो सिद्धांत हमारा कौन सा था, उसे हम कह सकते हैं कि बहुआयामी या बहुआयामी सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत, ठीक है, कि और ये किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने कब दिया था, 1983 के नियरेस्ट दिया था। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल्स कि कितने इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए थे, पहले 7 बताए, फिर 8 हुए, फिर 9 हुए, फिर 10 हुए, और उसके बाद में अगर आज जो मान्य है वो हमारे कितने प्रकार हैं इनके अनुसार, 8। तो इतने सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। अब हम जो आगे जो पढ़ना चाह रहे हैं वो इसका लास्ट सिद्धांत है, सिद्धांत जो हमारा टॉपिक है, यानी कि हमने स्टार्ट किया था बुद्धि के सिद्धांत। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप इसी से रिलेटेड जो हमने बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि में पढ़ा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज का अपना जो टॉपिक या हमारा जो टॉपिक है सिद्धांत ही है, बुद्धि के सिद्धांत टॉपिक ही है, और उस बुद्धि के सिद्धांत टॉपिक में हम अपना जो 6वां सिद्धांत पढ़ेंगे उसे पढ़ने के लिए ज़रा देखें यहाँ ध्यान से। तो हमारा क्या हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी हेडिंग क्या है, बुद्धि का सिद्धांत। क्लियर। अब बुद्धि के सिद्धांत में हम लोग अपनी जो 6वां सिद्धांत है हमारा, इस सिद्धांत को हम लोग बुद्धि रचना सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं उसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा इसका उपनाम और इम्पोर्टेंट नाम त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी सिद्धांत भी से कहा जाता है। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक है, अब आता है कि ये त्रिआयामी सिद्धांत क्यों कहा जाता है, 3 डायमेंशनल क्यों कहा जाता है। तो उसका कारण ये है कि इस सिद्धांत के बारे में हमें बताने वाले जो हम ये कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसका एक फिजिकल रूप दिया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक मॉडल तैयार किया था। मॉडल जैसे हम मॉडल में क्या करते हैं कि किसी भी जैसे मान लो घर का मॉडल बना रहे हैं, तो वो हम उसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि भाई ये घर बनकर ऐसा दिखाई देगा। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया था, मॉडल प्रस्तुत किया था। अब किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड हमारे जो विद्वान हैं, जेपी गिलफोर्ड जो विद्वान हैं, इन्होंने 1967 में ये सिद्धांत हमें दिया था। क्या नाम है इनका, जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, इन्होंने बताया था, और इन्होंने डायमेंशंस बिमाए, यानी कि डायमेंशन का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं 2D 3D, यानी कहने का मतलब है 3 एक्सिस पर उसको बना के दिया, उसका मॉडल बना के दिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम बुद्धि रचना सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बुद्धि का सिद्धांत ही है, बट बुद्धि रचना इन्होंने बताया है कि बुद्धि की रचना किस तरीके से होती है। ठीक है, अब इन्होंने 3 आयाम, अब नाम इसका 3 आयाम है, 3 डायमेंशनल है। 3 आयाम कैसे है, इन्होंने कौन कौन से आयाम उसमें दिए। तो सबसे पहली चीज है इन्होंने दिया विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु अभी मैं बताता हूँ क्या चीजें हैं। फिर दूसरा दिया इन्होंने संक्रिया, और तीसरा इन्होंने दिया उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। अब क्या है विषय वस्तु, क्या है संक्रिया और क्या है उत्पाद। देखो क्या होता है, जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को सॉल्व सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर समस्या क्या है। ये सबसे पहले हम क्या पहचानते हैं, विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु जो हम देख लेते हैं कि इस प्रकार की समस्या है, फिर हमारी बुद्धि उस समस्या का समाधान करने के लिए एक्टिव होती है। ठीक है, अब बुद्धि एक्टिव होती है तो वो कुछ ना कुछ क्रिया करेगी। ठीक है, वो क्रियाएं करती है। ठीक है, अब वो क्रिया करने के बाद में क्या करती है, उसका समाधान करती है। तो समाधान के बाद उसका एक नया रूप हमें प्राप्त होता है कि समस्या खत्म हो चुकी, अब ये इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, उत्पाद, या हम ये कह सकते हैं कि वस्तु हमें जो मिल चुकी है, यानी कि हमारा रिजल्ट, यानी निष्कर्ष। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपस में संबंधित है। सबसे पहले हमारा बुद्धि कब एक्टिव होती है, जब हमें कोई विषय दिखाई देता है। ठीक है, फिर संक्रिया, बुद्धि हमारी उस विषय को देख करके करती है, क्रिया करती है। फिर तीसरा उत्पाद, हमें जब हम क्रिया कर लेते हैं तो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो 3 डायमेंशनल हुई, 3 विमाएं हुई। ठीक है, तो इसलिए त्रिआयामी सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अब इसको हम
जरा ध्यान दें इसको। हम लोग अब किस रूप में देखना चाहते हैं, पहले जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसी में अब वो 3 आयाम बना के देखेंगे हम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली चीज आपसे यही पूछा जा सकता है कि बुद्धि रचना सिद्धांत में 3 आयाम कौन कौन से, विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद, ये 3 आयाम। ये आपसे बोल दिया जाएगा। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, जेपी गिलफोर्ड ने दिया। कब दिया, 1967 में दिया। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए बुद्धि रचना सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि सिद्धांत में किन की चर्चा नहीं की जाती, तो 3 ऑप्शन इनकी की जाती है और एक चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसकी नहीं की जाती। ये क्वेश्चन हो गया इसका जनरल, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि वो 3 आयाम जो हैं इनके अंदर भी क्या किया था, इनके अंदर भी जेपी गिलफोर्ड ने तत्व निर्धारित किए थे, क्योंकि उन्होंने मॉडल बनाया था। तो उस मॉडल को बना के मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। चलो वो चीज देखें हमें, है ना। तो हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हमने बताया कौन सा सिद्धांत है हमारा, बुद्धि रचना सिद्धांत। बुद्धि रचना सिद्धांत, और दिया किसने, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो हमें ये सिद्धांत दिया जेपी गिलफोर्ड, नाम दिखाई दे रहा होगा सभी को, जेपी गिलफोर्ड, क्लियर, ठीक है। अब इन्होंने कब दिया था इसको, 1967 में दिया था। इनके 3 आयाम मैंने अभी जस्ट आपको बताया, तो 3 आयाम आपको फिर से एक बार बता देता हूं। तो पहला आयाम इन्होंने क्या बताया आपको, विषय वस्तु। फिर इन्होंने आपको दूसरा क्या बताया, विषय वस्तु के अलावा कि विषय वस्तु मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे, संक्रिया करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया इन्होंने, तीसरा बताया जब आपने क्रिया करोगे तो उसका एक रिजल्ट प्राप्त होगा। अब वो 3 डायमेंशन बना के हम लोग देखते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन बना के हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जनरल अपन को चेक लाइनें बना लेते हैं। ठीक, इन्होंने, इनका सबसे पहला फेज क्या था, विषय वस्तु। मैंने क्या बोला कि इन्होंने विषय वस्तु, ये पहला इनका क्या था, आयाम। इस आयाम में इन्होंने 4 तत्व दिए। अब वो 4 तत्व कौन कौन से हैं उन पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि विषय वस्तु में क्या क्या प्राप्त हो सकता है हमें, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले विषय वस्तु का क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आकृति दिखाई देगी, ठीक है। यानी आकृतिक हो सकता है कि वो विषय वस्तु जो हमारे सामने आए वो कोई बोलकर भी उस समस्या को समझाए हमें, शाब्दिक, या किसी ने कोई हमसे बुरा शब्द कह दिया तो शाब्दिक, ठीक है। तीसरा, किसी ने हमारे साथ कोई जो समस्या में उत्पन्न हुई वो किसी के व्यवहार से हुई तो व्यवहारिक, ठीक है। और मान लो कि हमें कोई समस्या दिखाई दी, जैसे कि हम लोग है ना एक नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ एक बोर्ड लगा रहता है कि कृपया इसके आगे ना जाएं, वहाँ खतरा है। तो वो संकेत था, एक बोर्ड बनाया गया था जहाँ लिखा हुआ था, संकेत बनाया गया था एक डेंजर का। देखते हैं खोपड़ी होती है, उसको क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं, डेंजर। वो चिन्ह से हम समझ जाते हैं कि आगे खतरा है, यानी आगे कोई समस्या है। तो वो क्या कहलाती है, समस्या को किस रूप से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, सांकेतिक। तो ये 4 एलिमेंट काय के अंतर्गत आते हैं, 4 तत्व। तो ये 4 तत्व आते हैं आपके विषय वस्तु के अंतर्गत। तो ये 4 तत्व विषय वस्तु के अंतर्गत बताए इन्होंने। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, दूसरा जो इन्होंने कहा कि अब चलो भाई आपने क्या किया, अब आपने देख ली है समस्या, ठीक है। अब समस्या देख ली है तो समस्या का समाधान करने के लिए कोई ना कोई आप क्रिया करेंगे, ठीक है। अब क्रिया हम जो करेंगे तो क्रिया के लिए इन्होंने 5 एलिमेंट दिए, 5 तत्वों के बारे में बताया। अब वो 5 एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्या दी, विषय वस्तु में जो समस्या, चाहे वो आकृति जैसी हो, मतलब दिख रही हो हमें सामने, स्ट्रक्चर हो, या किसी ने बोला हो, या किसी के व्यवहार से हमें समस्या हुई हो, या कोई संकेत हमने देखा हो, तो पहले हम उसे संज्ञान लेंगे, उसकी पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो हम उसे पहले क्या लेंगे, उसकी संज्ञान, उसकी जानकारी, ठीक है, संज्ञान लेंगे। फिर दूसरा हम ध्यान करेंगे कि इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं, हमें इससे पहले कोई उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या, उसका याद रखेंगे, समस्या का पूरा रूप अपने दिमाग में रखते हुए उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, स्मरण करेंगे। फिर एक होता है आपका अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। फिर एक और होता है, मैंने बोला 5 एलिमेंट बताए थे इन्होंने, अपसारी चिंतन,
ठीक है, और फिर एक और होता है आपका मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन। क्लियर सबको? तो ये 5 एलिमेंट यानी 5 तत्व इनके दूसरे आयाम में थे, और उस आयाम का नाम क्या था? तो उस आयाम का नाम था भाई संक्रिया, यानी कि जब कोई व्यक्ति विषय वस्तु से जो देखता है उस वस्तु के बाद उसकी बुद्धि जो क्रिया करती है, उनमें 5 प्रकार से कार्य होते हैं। अब इनमें मैं आपको बताता हूँ अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन होता क्या है, ठीक है, इनको जरा क्लियरली समझने पर, ठीक है। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या होता है? ये होता है, हम इसको कहते हैं, एक नाम और देते हैं परंपरागत, और अपसारी चिंतन को हम बोलते हैं गैर परंपरागत। दोनों में मतलब समझ लो, गैर परंपरागत। तो परंपरागत गैर परंपरागत क्या है? मान लो कि कोई समस्या उत्पन्न हुई और उस समस्या का समाधान मान लो वो बालक करता है, तो वो उस प्रकार से करता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उसके पूर्वज जो हैं वो समस्या का समाधान करते चले आ रहे हैं, तो उसी तरीके से भी उसने वो दिखने वाली जो समस्या है उसका समाधान कर दिया। उसने कोई नया दिमाग नहीं लगाया, लेकिन हाँ उसके लिए भी बुद्धि होनी चाहिए थी कि प्रीवियस तरीके से जब ये समस्या आई थी तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस तरीके से उसे सॉल्व किया था, और वो मुझे याद है, तो इस समस्या को मैं इस तरीके से समाधान इसका कर लूंगा। क्लियर ना? तो उसके लिए भी बुद्धि होनी चाहिए। तो इस प्रकार के परंपरागत यानी कि अवसारी चिंतन जो करते हैं वो किस प्रकार के बालक करते हैं, उसके लिए जरा आप समझें, ठीक है। तो इस प्रकार का चिंतन जो करते हैं वो करते हैं प्रतिभाशाली बालक। कैसे बालक? प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। और अब मान लो कि कोई एक जैसी समस्या जो पहले के समय में हमारे बुजुर्गों की भी आई थी और वो समस्या अब हमारे सामने भी है, लेकिन उसका सामना हम परंपरागत तरीके से यानी कि प्राचीन समय से चली आ रही पद्धतियों के तरीके से नहीं कर रहे। हमने अपना एक नया तरीका, बहुत सारे छोटे छोटे तरीके लगाए और एक नया तरीका बनाया, तो वो क्या कहलाता है? रचनात्मक, ठीक है। तो उस प्रकार के तो वो गैर परंपरागत हुआ पहली चीज। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो रूल्स थे वो किसी ने उपयोग नहीं किए थे, लेकिन किसी नए बालक ने उस समस्या का समाधान करने के लिए नए रूल्स का निर्माण किया, तो वो उस प्रकार के बालक किस में होता है? तो उस बालक को बोलते हैं, किस प्रकार की बुद्धि में होता है? तो रचनात्मक। क्या कहेंगे अपन? रचनात्मक जो बालक होता है उसके अंदर इस प्रकार का चिंतन होता है। अपसारी चिंतन, दूर की सोच, यानी कि हम ये कह सकते हैं पुरान जो छोटे बहुत सारे थे उनको लगाया, ठीक है, समझ में आया? तो रचनात्मक बालकों में ये चिंतन करते हैं, और परंपरागत जो प्रीवियस चीजों में, तो अवसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ये सब आता है किसके अंतर्गत है? मैं अभी बात चुका हूँ आपको, संक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ कितने 5 एलिमेंट संक्रिया के अंतर्गत आते हैं? संज्ञान, स्मरण, अवसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। तो ये आपको पता है, अवसारी अपसारी मैंने क्लियर कर दिया क्या है अवसारी अपसारी। अब इसके बाद इनका तीसरा एलिमेंट आता है। अब तीसरे एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो तीसरा एलिमेंट इन्होंने क्या बनाया? तीसरे एलिमेंट के अंदर इन्होंने देखो विषय वस्तु संक्रिया हो गई कि जब हम ये वस्तु देखते हैं यानी कि ये समस्याएं देखते हैं तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। क्रिया होने के बाद में क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो 1 2 3 4 5, और इन्होंने इसके अंदर लिए 6 एलिमेंट। कितने एलिमेंट लिए इन्होंने? 6 एलिमेंट लिए। किसमें? आपके उत्पाद रूप के हम ये कह सकते हैं उत्पाद में, उत्पाद के अंतर्गत तीसरा आयाम है उत्पाद, उसके अंतर्गत, ठीक है। तो इन्होंने तीसरा आयाम जो बनाया, उस तीसरे आयाम की अगर हम बात करें तो तीसरे आयाम में इन्होंने उत्पाद के रूप में बताया क्या क्या प्राप्त होता है। तो उत्पाद के रूप में इन्होंने बताया मैं इकाई, ठीक है, ठीक। दूसरा हम ये कह सकते हैं वर्ग, ठीक है। तीसरा ये कह सकते हैं संबंध, ठीक है। चौथा हमें प्राप्त हो जाती है प्रणाली, ठीक है। पांचवा हम ये कह सकते हैं प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन। और छठवा क्या प्राप्त होता है? और छठवा प्राप्त हो जाता है हम ये कह सकते हैं कि निहितार्थ। उस समस्या का सॉल्व करते करते हमें उसका अर्थ, क्या समस्या उत्पन्न हुई थी, क्या रिजल्ट मिला, और उसका रिलेशन हमें समझ में आने लगता है। क्लियर? तो ये 6 इकाई किसके अंतर्गत दी उन्होंने? तो ये 6 इकाई हमें दी गई उत्पाद के रूप में। उत्पाद में जो आयाम होता है वो ये प्राप्त होता है।
तो जरा ध्यान से देख ले, ये आपके विषय वस्तु के तत्व हैं। कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं। इस आयाम के अंतर्गत, उत्पाद के अंतर्गत कितने तत्व हैं? 6 तत्व। तो इनको उन्होंने क्या किया? जोड़ दिया। देखते हैं अपन किस तरीके से उन्होंने इनको कनेक्टिविटी की, और कनेक्टिविटी करने के बाद में एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। इस तरीके से एक मॉडल बना, और इसी को, इसके आधार पर ही इसको क्या बोला गया? इसी के आधार पर इसे बुद्धि रचना का सिद्धांत कहा गया, और 3 आयाम के कारण ही इसको त्रिआयामी, हम ये कह सकते हैं त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। क्लियर है? ठीक है, ये सिद्धांत है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं। अब सबसे पहली चीज आती है कि सर इसके अंदर क्वेश्चन क्या आएगा? इसके अंदर क्वेश्चन ये आएगा, आपसे बोल दिया जाएगा कि सक्रिय आयाम, संक्रिय आयाम के अंतर्गत इनमें से कौन सा तत्व नहीं आता? संक्रिय आयाम के अंतर्गत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनना, संक्रिय आयाम के अंतर्गत इसमें से कौन सा तत्व नहीं आता? तो आप फटाफट बताएंगे कि भाई आपको क्या किया जाएगा, एक इसमें से 3 इनमें से दे दिए जाएंगे, एक यहाँ से या यहाँ से उठा के दे दिया जाएगा। तो जो उत्पाद के हैं और विषय वस्तु के तत्व हैं तो वो संक्रिया में तो नहीं आते, तो बस आपको वो नोटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा नहीं हमारा संक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर? एलिमेंट आपको याद करने, तत्व याद करने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मैंने बताया है। यहाँ से बुद्धि के सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट, बुद्धि रचना के सिद्धांत में यहाँ से तत्व पूछे जाते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है। और क्या पूछा जाता है? चलो यहाँ से एक फैक्टर और बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने पहले वाले आयाम में कितने तत्व दिए आपको? 4, ठीक है। संक्रिया में कितने तत्व दिए? 5, और उत्पाद में आपको कितने तत्व दिए? 6। अगर इन सब का हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 पंचे 20 छेंगे 120, तो टोटल गुण कितने बन के आते हैं? 120। तो क्वेश्चन यही है, और वो क्वेश्चन ये है कि बुद्धि रचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में कितने गुण होते हैं, तो आप कितने गुण बताएंगे? 120 गुण। क्लियर? ठीक। आप इनके तत्वों को गुणा कर दें तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इसके बाद भी इन्होंने गुणों को बढ़ाया था, लेकिन उनको मान्यता नहीं मिली। तो आज अगर वर्तमान समय में हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम तुरंत बता दें कि 120 गुण पाए जाते हैं बुद्धि के अंतर्गत। क्लियर? ये बुद्धि रचना सिद्धांत के अंतर्गत हो गया, ठीक है। और दूसरा, अगर हम इनके क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें, मैंने बता ही दिया कि ये सिद्धांत, ये क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है। तो ये हो गया बुद्धि रचना सिद्धांत अपना। क्लियर? मैंने बोला था ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है, और ये सिद्धांत ही सबसे ज्यादा एग्जाम में हमारे पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हमने जो जितना पढ़ लिया, हमने बुद्धि के जितने सिद्धांत पढ़े, पिछला मैंने रिवाइज कर दिया। एक सिद्धांत हमारा रह गया था, और इसी के लिए मैंने इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले जाने की कोशिश की थी, क्योंकि फिर हमारा लेक्चर बहुत बड़ा बन जाता। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना सभी को क्लियर? किसी को दिक्कत इसी में है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। तो हम लोग है ना जरा क्या करते हैं, अब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम बुद्धि के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आपको जितना मैंने पढ़ा दिया है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जरा ध्यान दें अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि इंटेलिजेंस बहुत तात्विक सिद्धांत किसने दिया? फटाफट से आप लोग बताते जाएं, मैं तो आपको साथ में आंसर भी बताता चलूंगा, बट आप भी अपना दिमाग लगाएं फटाफट। बहुत तात्विक सिद्धांत किसने दिया? जोर देंगे दिमाग पे तो आंसर आ जाएगा। बहुत तात्विक यानी कि जो बुद्धि है उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। आपने एक तत्व पढ़ा, एक खंड एक कारक बोला हमने इसको, द्विखंड द्विकारक बोला उसको, त्रिखंड त्रिकारक बोला, फिर बहुखंड, वही हो गया बहुत तात्विक। तो बहुत तात्विक क्या हो गया? तो बहुत तात्विक किसने दिया था? तो आपको पता है कि किसने दिया था? थॉर्नडाइक के द्वारा परमाणु सिद्धांत, वायु सिद्धांत अभी जस्ट मैंने बताया था आपको। बस क्वेश्चनों पे ध्यान देते चलें और आंसर पढ़ते चलें। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? बताएं भाई, मैंने जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे। तो अल्फ्रेड बिने हमारे कहाँ के थे? फ्रांस के। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि में गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फटाफट से बताएं कि गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अभी आपको बताया कि किसका सिद्धांत दिया गया, तो आपको पता है कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ठीक, बुद्धि संरचना अभी जस्ट इससे जस्ट पहले पढ़ रहे थे ना आप लोग। जेपी गिलफोर्ड, पूरा नाम गिलफोर्ड दिया होता है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है।
बहुविध, यानी कि इससे पहले जो हमारा हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में जो आपका लास्ट सिद्धांत पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कितने कितने प्रकार की बुद्धि होती है। भाषाई बुद्धि होती है, शारीरिक बुद्धि होती है, इसी तरीके से एक प्राकृतिक बुद्धि भी होती है। अब वो किसने दी थी आपको पता है, ठीक। तो प्राकृतिक बुद्धि के अंदर पशुओं खनिजों बुद्धि को पहचानने की क्या होती है, क्षमता। तो ये गलत है आंसर। आप इसका आंसर क्या बताएंगे, इसका आंसर होगा आपका प्राकृतिक बुद्धि, ना कि तार्किक बुद्धि। क्लियर, चले आगे। फिर अगला अपन देखते हैं बुद्धि में, बुद्धि विभिन्न सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ध्यान से समझें। विभिन्न सिद्धांत यानी कि हम ये कह सकते हैं इंटेलिजेंस के विभिन्न सिद्धांत का, इनमें से अगर हम बात करें तो आपको स्पीयरमैन का आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। इंटेलिजेंस के विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांत मतलब इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे, एक द्विकारक दिया था, एक त्रिकारक दिया था, तो इसलिए इनका विभिन्न सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार कारकों की संख्या होती है 3 डायमेंशनल। अभी जस्ट अभी पढ़ा हम लोगों ने 10, अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पहले। तो कितना आंसर होना चाहिए आपके अनुसार, ये तो आ ही गया होगा सभी को, 120। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो पारिवारिक शिक्षा जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों क्लास में, तो परिवार के द्वारा शिक्षा जो दी जाती है कैसी होती है, औपचारिक अनौपचारिक। क्योंकि औपचारिक शिक्षा तो हम लोग कहाँ प्राप्त करते हैं, तो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं विद्यालय में। तो यहाँ कौन सी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अनौपचारिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, हमारा 8वां क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार आगे पढ़ेंगे, अभी बुद्धि मापन पढ़ेंगे, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले रिलेटेड क्वेश्चंस जो बुद्धि सिद्धांत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ आउट ऑफ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बट करते चले साथ में। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में रुक जाता है, तो आंसर फटाफट देखें, 16 वर्ष की उम्र में रुक जाता है। फिर से देख लें, किस उसमें रुक जाता है, 16 वर्ष की उम्र में रुक जाता है। अमूर्त बुद्धि किस व्यक्ति का मदद करती है। अमूर्त यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें जो पता नहीं है उस चीज़ के बारे में उसका सोचकर उसकी समस्या का समाधान करना, यानी कि समस्या सुलझाने में अमूर्त बुद्धि प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्योंकि वो पता नहीं है हमें। बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सुझाया गया। अब गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने तार्किक उनकी बुद्धि उन्होंने दी थी, जो जस्ट उन्होंने 8 प्रकार बताए थे। शारीरिक बताया था, अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक दोनों बताए थे। अंतर्व्यक्ति ने दूसरे मन की बात जानना, अंतरा मतलब अपने मन की बात जानना। तो कौन सा हो गया आपका, बचा कौन सा, सी। ठीक है, सी आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे चलें। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। अभी जस्ट आप बताएं, जेपी गिलफोर्ड के कौन कौन से आयाम थे। आपका विषय वस्तु था, संक्रिया था, उत्पाद था, क्या नहीं था, संज्ञान नहीं था। चलो ठीक है, देख लिया सभी ने, आगे चलिए। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, यह कथन है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित हो जाती है। हमें जो ज्ञान है, हमने कोई आविष्कार किया हुआ है, हम किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं, या हम किसी के तर्क वितर्क कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, तो ये बुद्धि कही जाती है। ये हमें किसने बताया था, अल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विशिष्ट बालक का संबंध होता है। विशिष्ट बालक कैसे पहचानते हैं बालक विशिष्ट है, तो आप बुद्धि की सारणी से तो पता लगाते हैं, विशिष्ट है जी, सामान्य जी, औसत है जी, ऐसा, तो कैसे पता लगाते हो, बुद्धि से, इंटेलिजेंस से। ठीक है, आगे चलिए। फिर सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया था, 2 कारक, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। जरा देखें, बताएं फटाफट आप लोग, 2 खंड हो गए ना, तो किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। चलो आगे चलते हैं। व्यक्ति अनोखे कार्य करता है जिससे समाज में उसकी पहचान बनती है। बुद्धि का कौन सा कारक है भाई, व्यक्ति अनोखे कार्य करता है। अनोखे कार्य कर रहा है मतलब विशिष्ट है, तो उस पर किस प्रकार की बुद्धि होगी, उसकी विशिष्ट प्रकार की। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाए। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूस हर एक टॉपिक के बाद ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा बुद्धि का, वो होगा बुद्धि मापन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जिन अभी आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग लाइव क्लास भी पढ़ सकें। अभी तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन सुनने नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग लाइव पढ़ेंगे तो आप लोग क्वेश्चंस पुटअप कर पाएंगे। तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं जिनको एग्जाम देना है। जरूरी नहीं है अननेसेसरी कि जो नहीं पढ़ते, जो पढ़ रहे हैं आपके साथ, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट देना चाहते हैं, यूपी टेट देना चाहते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उनसे प्लीज़ उनको भी कनेक्ट करें, ठीक है, जिससे कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।